स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5-7 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਬਟ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਟੀਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। न्यूजीलैंड की एक्चुअल स्थिति की हैगी है। आस्ट्रेलिया के बहुत सारे कंसलटेंट्स तो बहुत अच्छे वीजे आ रहे हैं और दूजा पासा यह भी है कि कंसलटेंट्स कहता कि आस्ट्रेलिया के अपलाई ना करो, की फ़र्क है। तीसरा, जिन्हों दी प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छियां नहीं हैगियां बट पढ़न जाना चाहते हैं, उन्होंने कोल घट बैंड ने, घट बजट हैगा, उन्होंने ऑप्शनस असीं कट के लेके आए हैं जर्मन और फ्रांस दियां। बहुत सारिया गल्लां बातां आने वाले जो इनटेक्स ने उन्होंने होंगे। प्रदीप जी स्वागत है सब तो पहले। तो थैंक यू, सत श्री अकाल। कैनेडा का पहला सवाल ये आ रहा है जिस वक्त बच्चे बहुत कन्फ्यूज ने क्योंकि वो लोग भी जोड़े कदे सिंगापुर यूके का काम करते सी, दुबई का काम करते सी, न्यूजीलैंड का काम करते सी, अज सब ने अपने कैनेडा के बोर्ड ला ले भी चलो जी 50 वीजे लावेंगे तो 5 तो आ ही जाने, दफ्तर का खर्चा चल जूगा। सो बच्चा जोड़ा है बच्चा बहुत कन्फ्यूज होया है कि अच्छा कंसलटेंट जोड़ा है कैनेडा के किमें चुनिया, वो एक बहुत बड़ी सरदर्दी इस वक्त बनी हुई है, की कहने हो सर? आपने सारी चीज़ें बोल ही दी है। इसमें एडअप वाली बात यही है कि वैसे तो स्टूडेंट बहुत एडुकेटेड है और पूरे दिन अपने मोबाइल पे फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, लेकिन ट्रेजेडी जब होती है जब वो ये चीज़ नहीं सोचते कि भी कंसल्टेंट कौन सा जेन्युइन है कौन सा नहीं है। यहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट एक तरीके से कंसल्टेंट जेन्युइन या मतलब चूज करते हैं किसका ऑफिस बड़ा है, किसके ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कौन सबसे बड़ी ऐड कर रहा है, चलो उस मतलब बेड चाल में चलो देख लो। कई बार क्या होता है कि रोड पे भीड़ लगी होती है तो भीड़ को भीड़ देखती है, फिर तो देखने के लिए खड़े हो जाते हैं क्या हो गया, तो भीड़ बनी जाती है। तो वही चीज हो रही है कि आज में ऐड इतनी हो रही है, इतनी ऐड हो रही है, तो चलो इसकी ऐड ज्यादा हो रही है तो इसी की तरफ चल लो। तो सर दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है सर, मैं माफी चाहूंगा प्रदीप जी, जी ऐड है ना वो इस करके बच्चा जानता है कि ऐड दे विच जिहड़ियां साडीआं दुख दीआं रगां ने उन्हां दे उपर हत्थ धरन की कोशिश की जाती है। चलो जी 5 बैंड 4.5 5.5 तो कैनेडा, हुण बहुत सारा बच्चा कहता जी ऑप्शन आ गई है, चलो जी 50% वाले 35% मैथ वाले, चलो जी बच्चा कहता वेरी गुड, 5 साल का गैप एक्सैप्टेबल जी, कोई फंड शो करने की लोड़ नहीं। हुण भोले विद्यार्थियों को नहीं पता कि SPP दे विच तुहाडी फाइल नहीं लगनी, ये जरनल दीयां गल्लां हैं। दूसरा गल कि जरनल का सक्सैस रेट उन्ना नहीं है। ये सारियां जिहड़ियां हैगियां एडवरटाइजमेंट ने, तुहाडियां जिहड़ियां कमजोरियां ने तुहाडे अंदर, उहदे बारे है ना ऐड। तो ऐड कोई अवेयर तो नहीं करती ऐड। देखो क्या होता है कंसल्टेंट का एक ही काम, मेरी कभी आप ऐसी ऐड नहीं पाओगे। मैं चाहे आपके टीवी शो पे बैठा हूँ, चाहे किसी और चैनल पे बैठा हूँ या न्यूज़पेपर में ऐड देता हूँ, मैं कभी भी दुखती रग पे हाथ नहीं रखूंगा। मुझे पता है क्योंकि मैं भी कभी ठोकरे खा खा के यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस अपने करियर इस मुकाम तक आया, मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है, पैसे की वैल्यू क्या है। ऐड का करने का तरीका इसलिए क्योंकि अगर आप सिंपल ऐड करोगे स्टडी इन कनाडा 6 बैंड तो कोई नहीं आएगा आपके पास, या आएंगे कम आएंगे, लेकिन आप लोगों की दुखती रग पे हाथ रखोगे तो ही आएंगे ना। तो ये तो एक मेथड है। अगर एक बंदे ने लाख रुपए ऐड पे लगाया, लाख लगा के अगर 20 लाख नहीं कमाया था फायदा क्या। तो ये स्ट्रेटजीज लोगों की होती है, वो अनएथिकल काम करने के तरीके होते हैं। चाहे तो देखो पूरी चीजें बताओ, ये बिजनेस ट्रांसपेरेंट बिजनेस है, हर चीज डिटेल में होनी चाहिए। आप अगर लिख रहे हो कि 35% वाला बच्चा वीजा ले सकता है तो वो नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखोगे जिससे वीजा नहीं आ सकता। तो 35% वालों के तो हमने वीजा लगवाए, लेकिन 35% एक मैथ में थे ना या किसी एक सब्जेक्ट में थे। ओवरऑल तो हमें वही 55, 58 और 60 और 65 चाहिए ना, या इसमें 6 बैंड हो या फिर 5.5 बैंड पे कोई वीजा लगवाए तो परसेंटेज 70% मेरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स उठाए जाते हैं क्योंकि मार्केट्स में से चूज किया, इंडस्ट्री बेस्ड है जी ये भी, कि इंडस्ट्री में क्या चीज मतलब बिक सकती है, उस हिसाब से फिर वो एडवर्टीजमेंट की जाती है। लोग भोले भाले बेचारे गांव से निकल लेते हैं कि भाई चलो, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन होता है, वो रात भर यही सोचते हैं, सपने में जहाज में बैठ के सोचते हैं कि यार मैंने कनाडा जाना था, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैंने न्यूजीलैंड जाना है। तो अगर उनको ऐसी चीज मिल जाए जहां 100 बंदे मना कर रहे हैं, 2 बंदे बोलने वाले मिल जाए तो उनको तो वही भगवान लगते हैं। ये नहीं सोचते बंदे की यार तेरे पैसे की बात है, मतलब अब तेरा शिकार होने का टाइम आ गया, और जब शिकार होगा तो पता है वो कहीं का नहीं रहेगा। फिर जिन्हां कॉलेजां ने तुहानूं पढ़ाउणा है, जिस एम्बैसी ने तुहानूं वीज़ा देना है, कंसलटेंट ने तुहाडी सिर्फ फाइल तैयार करनी है। समझो फाइल तैयार करके एम्बैसी नूं दे देनी है, एम्बैसी ने वीज़ा देना और तुसीं कॉलेज दे विच पढ़ना। जिहड़ियां 2 बॉडीज़ ने एम्बैसी हाई कमीशन और प्लस एजुकेशन के जिहड़े कॉलेजेस ने, इंस्टीट्यूशनस ने, एजुकेशन प्रोवाइडर ने, कि वो ये चीज़ लिख रहे हैं नैट के उपर
ਕਿ ਗੈਪ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 35% ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, 4.5 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, GIC ਖਿਲਾਓ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SOP ਸਹੀ ਲਿਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੇਖਣੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਖ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਪੱਖ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ। मैं ना आप पंजाब, हरियाणा और मोहाली, इनके कुछ एरियाज उठा लो, आप ये देखोगे, मतलब मैं कुछ एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ कंसल्टेंट्स का, तो बैठने का मौका भी मिलता है, उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी नहीं होते। तो काफ़ी कंपनी ऐसी हैं, मतलब खुले तौर पे नाम तो किसी का नहीं लिया जा सकता, लेकिन काफ़ी कंपनी ऐसी हैं जिनको वीज़ा से कोई मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको इस टाइप के शिकारी चाहिए, वो खुद शिकारी इस टाइप के शिकार चाहिए जिनके मतलब लो बजट, मतलब बजट ठीक ठाक है बंदे के पास, लेकिन क्या नाम है उसके पास परसेंटेज नहीं है, या उसका आइल्स का स्कोर नहीं है, या 10 जगह वो ठोकरे खा के बैठा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स उनको चाहिए, और उनका काम सिर्फ एंड सिर्फ ये है कि इनसे मतलब पैसे लो, 20-25-50 हज़ार रुपये लेना, that's it, बस। और मतलब इस तरह से बल्क में काम इकट्ठा कर लो, क्योंकि ऐसे बच्चे बल्क में मिलेंगे पूरे हरियाणा, पंजाब, पूरे इंडिया में इस टाइप के बल्क में मिलेंगे, जिसका प्रोफाइल वीक है, काम नहीं होता। तो वो सिर्फ उनको शिकार करना है और उनसे पैसे कमाना है, और उसके बाद फिर अपना गायब होना। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ ਲਈ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਉਨੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪਲੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਾਈਕਾਟਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ੋਅ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੇ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਫੀਡਬੈਕ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5 ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ। ਪਲੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਨਾ ਫਸਾਓ, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਜ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ 2 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਇਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? देखिए सर, अभी पिछले वीक भी मैं आपको 5-6 वीज़े दिखा के गया था न्यूजीलैंड के, जो वेस्टर्न ओवरसीज के लगे हैं। कंटिन्यूसली वीज़ाज आ रहे हैं जी, ऐसी बात नहीं है वीज़ा नहीं आ रहे। एम्बेसी स्ट्रिक्ट है, लेकिन किस चीज़ को लेकर स्ट्रिक्ट है ये आपको समझना पड़ेगा। आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, शॉर्टकट नहीं चलेगा अब कि भाई एजुकेशन कंसल्टेंट आपके फंड्स दिखा देगा तब चले जाएगा। नो, आपको अपने फंड्स दिखाने पड़ेंगे, फंड्स दिखाओगे तब जाके वीज़ा लगेगा। यहाँ पे मोस्टली 6 मंथ फंड चलते हैं, और जिसमें आप एजुकेशन लोन अगर लोन आप लेते हैं करंट का चलता है, लेकिन कीप इन माइंड आपका हेड ऑफिस से वो वेरीफाई होना चाहिए, और वो कोलैटरल सिक्योरिटी किस प्रॉपर्टी अगेंस्ट हो वो पूरे डॉक्यूमेंटेशन आपको देने पड़ेंगे, किसके अगेंस्ट वो हुआ है। दूसरा, FD चल जाएगी, सेविंग चल जाएगा, इट शुड बी 6 मंथ ओल्ड। पहले 1 साल के तो मिनिमम 6 मंथ ओल्ड फंड होने चाहिए। नेक्स्ट ईयर के आप फंड दिखाते हो तो वो करंट विद सोर्स चल सकते हैं। इसमें इसके अलावा आपके पेरेंट्स या जो भी आपके स्पॉन्सर, उनका GPF, EPF और PPF ये चल सकता है। एम्बेसी कीप इन माइंड ये चीज़ भी ध्यान रखती है कि जो फंड्स आपने दिखाया है वीज़ा आने के बाद, प्री वीज़ा जिसको AIP बोलते हैं, अप्रूवल इन प्रिंसिपल, आपने वही फंड यूज करने हैं जो आपने एम्बेसी में दिखाए हैं। दूसरी बात, यहाँ पे लिमिटेड स्पॉन्सर्स हैं जो कर सकते हैं। स्टूडेंट खुद, स्टूडेंट के भाई बहन, स्टूडेंट के मम्मी पापा, स्टूडेंट के दादा दादी, स्टूडेंट के नाना नानी, इफ मैरिड तो स्पाउस और उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। इसके अलावा कोई बंदा स्पॉन्सर नहीं कर सकता। अगर इनके फंड अवेलेबल है, आपका वीज़ा आएगा, SOP आपको स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हैंड रिटन हो, आपके अपने रिसर्च हो, बी रेडी। अगर इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू के लिए भी रेडी रहो, वीज़ा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 7-8 ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਏ ਹੋਣੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਲੇ ਗਏ। न्यूजीलैंड भी थे, कनाडा ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਏ, ਜਰਮਨ ਵੀ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ SSVF ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜਤੇ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ। ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 60% ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ CBSE ICSE, 65% ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, 6 ਬੈਂਡ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਸਪੋर्ट करता है? देखो जी, एक तो एरी मेंबर अगर ले सकते हो आप, वो बेटर है। वेस्ट नॉर्थ भी एक एरी मेंबर ਤੁਸੀਂ है। पिछले हफ्ते ही बने जी, मेरे ख्याल जी, वीरवार हम- वाले दिन ही। हाँ, अभी हमारा एरी मेंबरशिप आई है। तो इसके फायदे क्या है? ऐसा नहीं है कि एरी मेंबर नहीं है तो वीज़ा नहीं आते, पहले भी हमारे वीज़ा आ रहे थे। एरी मेंबर बनने का मतलब है ये एक ऐसी कुछ सिलेक्टेड एजेंट्स हैं, प्लस में क्या नाम है, आप हाई कमीशन के साथ क्लोजली वर्क कर सकते हो। जो भी अपडेट होता है वो एरी मेंबर तक पहुंचता है। उनमें से हम भी एक हैं जिसके पास कोई भी अपडेट्स है वो हमारे पास आएगा जी। पहली बात। दूसरी बात, एरी मेंबर कोई काम करेगा तो वो जेन्युइन काम करेगा, मतलब अनजेन्युइन काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने क्योंकि अपना जिहड़ा उसकी, रिकॉर्ड है, अपना रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना है। दूसरी बात, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जीटी क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। जीटी मतलब जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, जिसमें आपके एकेडमिक मैटर करती है। मैंने 58 वाले भी वीजे लिए हैं अपना सर, उसमें 60 वाले भी आए हैं, 65 वाले भी आए हैं, लेकिन हमने 59 55 भी लिए हैं। देखना ये है, जैसे टेफ कॉलेज की बात करें, टेफ कॉलेज स्टेट बोर्ड कुछ तो है ही नहीं जो स्टेट बोर्ड लेते हैं। जैसे टेफ ऐसे स्टेट बोर्ड लेता ही नहीं है, मतलब हरियाणा पंजाब बोर्ड वो मांगता ही नहीं है। लेकिन अगर दूसरे बोर्ड, अगर दूसरे उसकी देखें हम, क्या नाम है, दूसरे जो टेफ कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वो सीबीएसई 60% और स्टेट बोर्ड को 65%, और आइल्स में 5.5 बैंड है तब भी वो ले लेते हैं। लेकिन हरियाणा और पंजाब में अगेन बोलना चाहूंगा, इफ यू वांट टू गेट द वीजा यू नीड 6 बैंड। हरियाणा और पंजाब बोर्ड अगर आप हैं तो 6 बैंड लेके आओ, वीजा लगेगा। 5.5 बैंड पे वीजा आने के चांसेस कम रहेंगे। एक्सेप्शनली वीजा आ सकता है, लेकिन आप ये सोचो कि प्रोसेस में आपके वीजा निकलते रहेंगे, नहीं निकलेंगे। आप दूसरे बोर्ड से हो, किसी से भी, सीबीएसई से है, आईसीएसई से है, हिमाचल बोर्ड से है, जम्मू से है, किसी और सर राजस्थान के ਦਾ ਜਾਂ बोर्ड से है। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? रणवीर सर, इसके पीछे रीजन है। आप ये देखो, जब एक कोई स्टैटिक डाटा उठाया जाता है, पूरे 1 साल का डाटा उठाया जाता है, उसमें ये देखा जाता है कि कहाँ के सबसे ज्यादा बच्चे हैं जो जिन्होंने गलत काम किया, तो वो हरियाणा और पंजाब ही निकलता है। जब ये देखा कि 100 बंदों में से अगर 70 बंदे हरियाणा और पंजाब के थे, तो टारगेट तो वही होंगे ना जिसने सबसे ज्यादा गलत लाया। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 65% ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, सर, ਉਹ ਕਾਲਜ तो- नहीं बदलेगा? सब कुछ होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, जब एक इस टाइप से डाटा उठता है तो यही होता है कि मेजोरिटी किस तरफ की है। मेजोरिटी हरियाणा और पंजाब की निकली, इस कारण से उन्होंने बोला कि भाई इनके तो 6 बैंड चाहिए। दूसरा, पीछे वेरिफिकेशन और पीछे ये मतलब बोर्ड से भी और ऑफिशियल पर्सन से, पंजाब और हरियाणा बोर्ड के ऑफिशियल से भी बात हुई है, जिसमें ये बात निकल के आती थी कि भाई वो मार्क्स देने में लीनियंसी बरतते हैं। ठीक है ना, ये बात पर ऐतकी ग्रेस मार्क्स नहीं जी, देते और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का रिजल्ट बहुत डाउन आया। जी जी। तो ये सब चीजें हैं जिस कारण से, लेकिन चलो हम बात कर रहे थे वीजा कैसे लग सकता है। जीटी में आपके एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आर्ट्स में स्कोर अच्छा होना चाहिए, स्पेशली हरियाणा पंजाब स्टूडेंट तो 6 बैंड आप लेके आओ। दूसरे अगर बोर्ड है तो 5.5 बैंड पे भी गुजारा हो सकता है। इसके अलावा आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 6.5 बैंड या 6 बैंड पे भी आपको एलिकोस के साथ हो सकता है। तीसरी बात आती है, आपका गैप नहीं होना चाहिए। गैप है तो आपको रिलेवेंसी दिखानी, आपको दिखाना पड़ेगा व्हाट यू डिड बिटवीन दिस गैप, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपने किया क्या है। गैप है तो जॉब की है तो अपनी एसओ, अपने क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी आज की डेट में मोस्टली यूनिवर्सिटीज फिर अकाउंट में मांगने लगी है। आज की डेट में जीटी क्राइटेरिया फिर स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि जुलाई में कुछ न कुछ चेंजिंग आते हैं, तो उस चीज को देखते हुए अपना सक्सेस रेट ऊपर करने के लिए उन्होंने जीटी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है। आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री है, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है, आपके फंड्स हैं, आपके क्या नाम है, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन और उनकी आईटीआर, एनुअल इनकम जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज मिला के ही एक बच्चे का वीजा लगता है। ऑस्ट्रेलिया जिस बच्चे ने जाना उसको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस एक महीने से लेकर 4 महीने तक चलता है। वही कनाडा में देखे थे 4 महीने पहले वीजे भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ये मतलब इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें दखल दे रही है, एम्बेसी भी, एम्बेसी के अलावा यूनिवर्सिटीज कॉलेज भी, क्योंकि उनको अपना टारगेट रखने, अपने वीजा सक्सेस रेट पूरा रखना है। तो वो पहले जीटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी कॉलेज चेक करती है, इंटरव्यू लेती है, फंड्स चेक करती है, उसके बाद अप्रूवल आने के बाद फीस ट्रांसफर होती है, फीस ट्रांसफर होने के बाद सीओई आती है, फिर हमें भी टाइम चाहिए फाइल बनाने के लिए, फाइल बनती है, एम्बेसी पुट होती है। और जब एम्बेसी पुट होती है तो एम्बेसी की साइट्स पे भी लिखा है कि 75% एप्लीकेशन वो 50 दिन में निकाल लेंगे, 50 डेज में। तो कहने का मतलब है 1.5-2 महीने का प्रोसेस एम्बेसी भी ले लेती है। आने में चाहे 1 हफ्ते में वीजा आ जाए, लेकिन प्रोसेस एक थोड़ा सा लेंथी है आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भविष्य है बहुत स्ट्रॉन्ग। जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, जो बच्चा वहां गया हुआ है, पूछ सकते हो, वेल सेटल्ड है, बहुत बढ़िया पढ़ाई है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, मोर देन 180 कंट्रीज के लोग वहां पे पढ़ते हैं। रियली मतलब एक ब्राइट फ्यूचर है अगर ऑस्ट्रेलिया में बच्चा जाता है तो। दूसरा सवाल बच्चे का है जी कि जर्मन के उपर जो भी असीं देश प्रदेश स्पैशली उन्होंने साडे चैनल का नाम लिया, साडे शो का नाम लिया कि 4-5 कंपनीज इत्थे आईयां
ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ, ਸਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕੰਪਨੀ ਕੁਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ 15 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 15 ਲੱਖ ਖਰਚਣਾ ਤਾਂ फ्री एजुकेशन कादी हुई। यही तो बात है ना, जैसे अभी पहले बात हो रही थी कि दिखाया कुछ जाता है, बेचा कुछ और जाता है। फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे को फ्री भेजेंगे। यहाँ पे आपको समझना होगा फ्री एजुकेशन का मतलब क्या है। देखो वहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अगर जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है तो फ्री वो पढ़ाते हैं जी, ठीक है, लेकिन वो फ्री एडमिशन ऐसे नहीं होते। पहले आपको B2 लेवल का एक अपना टेस्ट क्लियर करना होता है। तो हमारे टाइप से इस टाइप के हम भी बोलते हैं फ्री एजुकेशन, बट फ्री का मतलब यहाँ से फ्री नहीं जाएगा। उससे पहले बच्चे को 9 महीने या साल का एक प्रोग्राम करना पड़ता है जर्मन लैंग्वेज में। जर्मन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसकी फीस बच्चे को पे करनी पड़ेगी, अकोमोडेशन का बच्चे को पे करना पड़ेगा, साथ में जिस भी बच्चे को अगर जाना है वहां पे अपना जर्मनी में तो ब्लॉक अकाउंट खुलवाना होता है। जैसे कनाडा में आपने जीआईसी देखा है, जैसे आपने जीआईसी होता है ब्लॉक अकाउंट भी जाना है, फ्रंट पैसे जाते हैं, वैसे यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक नॉमिनेटेड है, एक ड्यूच बैंक, 2 बैंक नॉमिनेटेड है, उसमें 8820 मतलब 8,820 यूरो तकरीबन 7 लाख रुपए के आसपास बच्चे को अपने ब्लॉक अकाउंट में डलवाने हैं। तो देखा जाए तो 7 लाख तो वही फिक्स हो गया है जो बच्चे को वहां जाके वापस मिलेगा। इधर से देखा जाए 7-8 लाख रुपए जो लैंग्वेज कोर्स की फीस है वो पे करेगा, 15 लाख रुपए बन जाते हैं। लेकिन यहां से वो बच्चा पे करके गया, जब उसका वो कोर्स कंप्लीट होगा ये लैंग्वेज कोर्स का, उसके बाद जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमने यहां से कराया है, डिग्री है जो डिग्री या मास्टर्स, बैचलर या मास्टर जो बच्चा वहां पे करेगा उसका ऑफर लेटर हम यहीं से प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में बच्चे को भेजोगे वीजा नहीं आएगा, बहुत कम आएंगे, लेकिन जर्मन लैंग्वेज लीडिंग टू बैचलर या मास्टर्स में भेजोगे वीजा आएगा। तो जब उसकी लैंग्वेज कोर्स खत्म होगा, बैचलर या मास्टर में एडमिशन होगा तो वो फ्री होगा। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ B1 B2 ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7-8 ਲੱਖ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨ ਚ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ बच सकती है? हाँ, अगर वो बच सकती है, अगर उसका क्राइटेरिया मीट करता है तो हो सकती है, बट उसमें ना कंसल्टेंट बहुत कम हेल्प कर पाएंगे। DAAD डैड एक मतलब बॉडी है, उसके थ्रू बच्चा अगर अपना एडमिशन करा सकता है, क्योंकि तो पॉसिबिलिटीज बहुत बनती है। लेकिन कीप इन माइंड इस चीज का ध्यान रखना, जब मैं नाफसा में भी था तो मेरे को कुछ यूनिवर्सिटीज कॉलेज मिले जिन्होंने स्पेशल बोला जी प्रदीप जी हम तो फ्री एजुकेशन देते हैं, तो एजेंट्स का रोल कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो एडमिशन होना बहुत टफ हो जाता है, और इवन के बच्चा ऑनलाइन खुद अप्लाई करता है, और उनके हम भी अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स के। उसमें क्या होता है कि हमें कॉलेज से तो कुछ नहीं मिलता, फिर हम स्टूडेंट से सर्विस चार्ज ले लेते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਰਮਨ ਚ ਬਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, 6 ਸਾਲ ਬਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਮੰਥ ਦਾ, ਚਲੋ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੋਪ ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾइड ਹਾਂ? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होगी सर। स्टेम में मैं बता रहा हूँ 18 मंथ का वर्क वीजा वहां पे है, सेटलमेंट की बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं बात करूं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन तीनों के इक्वल हम इसको जर्मनी को मान सकते हैं। जो बच्चा वहां पे गया वहां की आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड जो है बहुत जबरदस्त, स्टेम कोर्सेज बहुत जबरदस्त है वहां पे। और फ्री क्यों करा रहे हैं वो? फ्री एजुकेशन जो बैचलर्स और मास्टर्स दे रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटीज, वो क्यों दे रही है? क्योंकि दे नीड द स्किल्ड पर्सन, उनको अपने स्किल्ड प्रोग्राम स्किल्ड बंदे चाहिए वहां पे, ताकि वो उस कंट्री की प्रोग्रेस में, उस कंट्री की ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। जो बच्चा वहां जाता है रियली में एजुकेशन लेता है वो वेल सेटल्ड होता है वहां जी। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਰਮਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣੇ, ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। My name is Smith Kumar. I have completed my diploma in mechanical engineering. After that, I worked as an AutoCAD faculty from 16 February 2010 to 3rd April 2014. I was not satisfied with my job in the industry, so I worked as an AutoCAD faculty in 2015. And after that, so मैं अपना स्विट्जरलैंड का वीज़ा लगवाने आया था वेस्टर्न ओवरसीज़ में। सो इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी मुझे, और इन्होंने मेरा 1 मंथ के अंदर स्टूडेंट वीज़ा लगवा के दिया स्विट्जरलैंड का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हनी तैलान है और मैं सोनीपत के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट्स स्ट्रीम से करी हुई है और मैं 2015 पास आउट हूं, और मैं एक स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता हूं। एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपने फर्दर स्टडी के लिए बहुत सारे ऑप्शन देखे,
तो मेरे को पता लगा कि आप आइल्स करके भी बाहर जा सकते हो हायर एजुकेशन के लिए। तो फिर मैंने अम्बाला विजिट किया और मैंने देखा कि वेस्टर्न ओवरसीज यहाँ पे सबसे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करता है आइल्स क्रैकिंग में। तो मैं यहाँ आया और मैंने आइल्स की कोचिंग ली और विद इन 3 months आई क्रैक आइल्स एंड आई गोट 6 बैंड। सो आफ्टर दैट मैंने प्रदीप सर से बात की कि अब मेरी प्रोफाइल कौन सी कंट्री के लिए बेस्ट रहेगी। तो उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी कि आपके प्रोफाइल न्यूजीलैंड के लिए बेस्ट है, आपका न्यूजीलैंड का वीज़ा इजीली आ जाएगा। तो उसके बाद मैंने न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया यहाँ से और मेरा विद इन 10 days आई गोट माई वीज़ा। सो थैंक यू वेस्टर्न ओवरसीज, थैंक यू मिस Pradeep Balyan sir, Jasbir sir, Simpi ma'am, Devika ma'am, and all the dedicated staff of Western Overseas. And I recommend all the students come Western Overseas, and definitely you will also get your visa. Thank you friends. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਬਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਵਿਦਿਨ 19 days ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हाँ स्पैशली मिस जसलीन कौर जी का, जिन्होंने मेरा बहुत सारा सपोर्ट किया। मैं इन्हों की जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने बहुत ज़्यादा चंगा लगा। तो मैं सारे भी सलाह दिना कि जो अगर तुम भी अपनी अब्रॉड जाने बारे सोच रहे हो तो प्लीज़ एक बार वेस्टर्न ओवरसीज में लग सकते। Hello everyone, my name is Bipinਦਰ Mehra and I have applied for German student visa in ISL college for German language course through Western Overseas, and they have brought me my visa in 19 days and I belong to Panchkula and their services are very nice and they have given me a very nice opportunity, helped me to get my opportunity and I thank them for that. My name is Gangapal Singh and I am from Fatehpur, Haryana. I completed my graduation from Chaudhary Devi Lal University and got 58%. And then I have a dream to go to Canada and I got 7 band in IELTS. Then Ajay sir suggested me to came to Western Overseas and I got visa within 1 month. So I would like to thank Mr. Pradeep Balyan sir and their team, and I also would like to suggest my old friends who wants to go abroad. मेरा नाम शशांक दत्ता है, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी 2014 में। उसके बाद मैं अपनी मास्टर्स के लिए अब्रॉड का सोच रहा था। तो मैं काफ़ी एजेंट्स का सर्च किया बट मेरे को एंड में आके वेस्टर्न ओवरसीज़ के बारे में पता चला। तो जब मैं यहाँ पे आया तो जो यहाँ का स्टाफ था उन्होंने मेरी काउंसलिंग की और मेरी काउंसलिंग के बाद उन्होंने मेरी फ़ाइल को असिस्ट किया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को फ्रांस की ऑप्शन दी कि मैं अपना जो मास्टर्स है वो फ्रांस से कंप्लीट कर सकता हूँ। तो उसके बाद इन्होंने मेरी फ़ाइल को प्रोसेस किया मेरे वीज़ा के लिए। तो उसके बाद मेरा वीज़ा 15 दिन में आ गया है और मैं जो यहाँ का सर्विस है वो बहुत ही अच्छा, जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत एक्सपीरियंस है और जो यहाँ की सर्विसेज हैं उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। और आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि वेस्टर्न ओवरसीज से अपना एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। और ये देख लो, मैंने अपना ये मेरा फ्रांस का वीज़ा है और अब मेरी फ़्लाइट है वो 4 फ़रवरी को है और मैं जा रहा हूँ। मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप भी एक बार ज़रूर विज़िट करें अपनी फर्दर स्टडीज़ को चूज़ करने के लिए कि कौन सी आपको बेस्ट ऑप्शन है आपकी लाइफ के लिए। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, 1.5-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਹੇਤੇ, ਚਾਹਵਾਨ, ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਫਰਾਂਸ जाने ਲਈ किस तरह का हैगा? फ्रांस बहुत बढ़िया जी। बैचलर और मास्टर्स के लिए आप जा सकते हैं। मोस्टली जो हम प्रमोट कर रहे हैं वो इंग्लिश प्रोग्राम प्रमोट कर रहे हैं। इंग्लिश प्रोग्राम का मतलब अगर आपने बीबीए करनी तो वो इंग्लिश में करनी है, एमबीए करनी है तो वो भी आपकी इंग्लिश में होगी। इसमें आपका एक छोटा सा टेस्ट कॉलेज लेगा, इंटरव्यू लेगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। और जो फीस है इसकी 10 से 12 हज़ार यूरो, तकरीबन 8-9 लाख रुपए निकलती है। यहाँ पे आपको 7 से 8 लाख के फंड भी दिखाने हैं
और जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 10-12 लाख रुपए बच्चे का खर्चा आता है। वीज़ा के चांसेस बहुत आई है। कैंपस फ्रांस एक बॉडी है जो पहले एक बच्चे का इंटरव्यू लेती है और उस इंटरव्यू में अगर बच्चा पास होता है उसमें वो अगेन हम इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं, सारी चीज़ें। वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है कैंपस फ्रांस, लेकिन पहले वो इंटरव्यू लेती है, डॉक्यूमेंटेशन सारे चेक करती है, उसके बाद फिर एनओसी मिलती है, फिर वीएफएस में फाइल किस तरह लगती ਦੇ है, वीज़ा ਬੱਚੇ लगता है। ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਂਸ बेटर है? जिस बच्चे का गैप है तो उसमें उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक होनी चाहिए, वो चाहे जर्मन है चाहे फ्रांस है। यूरोप के किसी भी कंट्री में जाना है तो आपको अपनी इंग्लिश आप ठीक होनी चाहिए, आपका इंटरव्यू होना ही होना है, उसमें रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। गैप है तो उसमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। हर एक टाइप के स्टूडेंट्स का वेलकम है, जिसका गैप है तो उसको गैप जस्टिफाई करना है, जिसका गैप नहीं है मोस्ट वेलकम। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਪਾਈ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।